से आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में धांधली के इंकशाफात किए और इस्तीफा देने का ऐलान किया। वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने फौरी कमिश्नर साहब के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद जारी की और ये कहा कि किसी भी डिवीज़न के कमिश्नर का इलेक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की इंक्वायरी कराने का दावा भी किया है। अब सवालात उठ रहे हैं कि कमिश्नर के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन की जो तरदीद है, सिर्फ महज तरदीद काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को खुलकर मैदान में आना चाहिए। इंतखाबी नताइज पर उठने वाले जो एतराज़ात हैं इनको दूर करना चाहिए। इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल को लेकर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का झगड़ा पहले ही चल रहा था। अब कमिश्नर साहब का इकबाली बयान भी आ गया है। अब सवाल ये है कि फॉर्म 45 और 47 के तनाज़े को ये किसने हल करना है, कैसे हल करना है, कैसे पता लगाएगा, कि कैसे पता चलेगा कि किसके पास असल फॉर्म 45 है। जीतने वाले के पास भी है आज फॉर्म 45 और हारने वाले के पास भी है। कौन जाली फॉर्म पर जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातें आज सड़कों पर भी है। पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप जल्द अज जल्द ये जो तनाज़ा खड़ा हो चुका है, इलेक्शन कमीशन कैसे इसको हल कर सकता है। कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, आज आपने देखा जो एतराफ़ी जुर्म एक तरह से किया, सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया लियाकत चट्टा साहब ने, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ तरदीद कर देना काफ़ी है और ये कह देना कि इनका तो इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है? अगर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फॉर्म 45, 47 को लेकर पहले इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को खुलकर सामने आकर इस सारे मामले को देखना चाहिए? देखें जी, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया उसमें कहा गया है कि मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसरों के जरिए इंतखाबात में ये टेम्परिंग की है, मेरी निगरानी में टेम्परिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए, आज जो रात को हंगामी इजलास तलब कर रहा है उसमें 13 जो रिटर्निंग ऑफिसरान हैं और उनके 2 मामून होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 26 की तादाद है और वहाँ उनको 26 को वहाँ इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 और 47 के हमरा उनको पेश करें और इसके बाद उनके सामने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को ही बुलाएं और उनके सबके फॉर्म 45 और 47 का मुआवजा कर लें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ, और फिर वहाँ स्टेटमेंट, सरकारी स्टेटमेंट जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी सामने पेश करें और रिटर्निंग ऑफिसरान भी अपना हल्फिया बयान दें और साथ साथ फॉर्म 45 और 47 की जो है वो छानबीन कर लें। लेकिन बात ये है कि जब आप इलेक्शन कमीशन को भी आप मुल्जिम बना रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इलेक्शन ये भी तो सवाल उठेगा कि आप पर इल्ज़ाम लग रहा है, आप ही फैसला करेंगे। अब तो इल्ज़ाम तो देखिए जी, चीफ इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाना या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं 1956 से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो इनके बारे में सब पर इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस मामले से बाहर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन 2013 के इलेक्शन में जो था उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिटर्निंग ऑफिसरात के मामला में मुदाखलत की थी और हमने तमाम चैनल में ये कहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 219 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। वो घरों वो दफ्तरों में भी गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन यहाँ का तो मामला मुख्तलिफ है, बरक्स है उसके। यहाँ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ताल्लुक ही कौन था? ये तमाम जितने भी अपॉइंट किए गए थे ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे, इंतजामिया से आए थे। यहाँ तो हाई कोर्ट्स ने चीफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था जुडिशल ऑफिसर लगाए जाए, तो यहाँ तो हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था, तो तब उसके मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेशन से लगाए गए। अब यहाँ कमिश्नर जो इल्जाम लगाया गया है उन्होंने ये कहा कि जी मेरी निगरानी में ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, कानूनी तौर पर कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं होता इलेक्शन के मामलात में। तो ये तो बड़ा आसान है ना इसको देखना। जिन आरोज की बात करें कि मैंने उन आरोज से जबरदस्ती करवाया और वो रो रहे थे, आप उन आरोज को बुलाकर पूछ लें। और दूसरी बात, जो आपका बैलेट पेपर होता है हारने वाले के पास भी है फॉर्म 45 और 46, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स जब सामने आएंगे तो वो पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। बिल्कुल, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ये दोनों फॉर्म जो है वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर लेकर पेश है इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और ये कहेंगे ये अगर उसके अंदर फॉर्म 45 और 47 में एक पेज में इकट्ठे नहीं होते, ये इम्तजाज हैं, तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
अगर 45 और 47 फार्म एक जैसे हैं, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, क्योंकि फार्म 45 जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, बुनियादी तौर पर फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं और 7 पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी होते हैं। अगर उसमें अगर वो फर्क नहीं है तो फिर कमिश्नर साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और इसके बाद अगर इसमें फर्क पाया गया है तो फिर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इतराज किया है, लेकिन इंक्वायरी तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा ना। और इलेक्शन पाकिस्तान जो सेक्शन, और अगर उनके इल्जामात सही निकलते हैं, वो आरओज भी अगर ये मान लेते हैं कि हाँ हमसे जबरदस्ती करवाया गया, तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कौन करेगा? कार्रवाई तो हो जाएगी ना। फिर वो तो इशारा जिसने उनको इशारा दिया है उनके वो नाम बता दें। रिटर्निंग ऑफिसर भी तो अपने सिस्टम का हिस्सा ही है ना, वो भी तो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक उनके सामने जब उनका कमिश्नर बैठा होगा और कमिश्नर कहेगा जी मेरे सामने टेम्परिंग हुई है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर वो साबित हो जाए, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कमर दिलशाद साहब कि ये मामला लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। जितना फसाद शुरू हो चुका है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, सियासी जीतने वाले भी सड़कों पर आ चुके हैं, जीतने वालों ने अपनी जीत जो है ना वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। आप नहीं समझते इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है? फौरी तौर पर नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जब महसूस करेंगे किसी हल्के में करप्ट प्रैक्टिस हो गई है, धांधली हो गई है, या इलेक्शन जो है शफाफ नहीं हो गए हैं, टेम्परिंग हो गई है, उस हल्के में दोबारा इंतखाब भी हो सकता है, वो रिजल्ट भी तब्दील हो सकता है, फार्म भी तब्दील हो सकता है, नोटिफिकेशन भी तब्दील हो सकता है। फिर वो तो इशारा जिसने उनको इशारा दिया है उनके वो नाम बता दें। रिटर्निंग ऑफिसर भी तो अपने सिस्टम का हिस्सा ही है ना, वो भी तो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक उनके सामने जब उनका कमिश्नर बैठा होगा और कमिश्नर कहेगा जी मेरे सामने टेम्परिंग हुई है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर वो साबित हो जाए, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कमर दिलशाद साहब कि ये मामला लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। जितना फसाद शुरू हो चुका है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, सियासी जीतने वाले भी सड़कों पर आ चुके हैं, जीतने वालों ने अपनी जीत जो है ना वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। आप नहीं समझते इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है? फौरी तौर पर नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जब महसूस करेंगे किसी हल्के में करप्ट प्रैक्टिस हो गई है, धांधली हो गई है, या इलेक्शन जो है शफाफ नहीं हो गए हैं, टेम्परिंग हो गई है, उस हल्के में दोबारा इंतखाब भी हो सकता है, वो रिजल्ट भी तब्दील हो सकता है, फार्म भी तब्दील हो सकता है, नोटिफिकेशन भी तब्दील हो सकता है।